कभी ये इमेजिन किया है कि एक छोटे-से पार्टिकल को अगर आप एक पानी के ग्लास में डालो, पूरा पानी का ग्लास आपका पर्पल हो जाए। ये कोई मैजिक नहीं है, ये केमिस्ट्री। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि मैटर एंड इट्स सराउंडिंग का ये मैजिक है, प्योर मैजिक जो मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके स्कूल के स्टार्ट होने से पहले समझाने आई हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये बिल्कुल वन शॉट रहने वाला है और यहाँ पर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के लिए, सबसे पहला तो मैं ये बताऊँगी कि मैटर होता क्या है? उसके बाद मैटर का नेचर क्या है? हर इंसान को जानने के बाद आप उसका नेचर जानते हो, उसके डिसलाइक्स और लाइक्स जानते हो, बहुत सारी चीज़ें जानते हो, है ना? तो यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, इवेपोरेशन और कूलिंग, एप्लीकेशंस और एंड में उसकी समरी। पूरा एक चैप्टर को हमने कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ लिया। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो पर सबसे पहले हम समझेंगे कि मैटर होता क्या है। कोई भी चीज़ यानी कि हवा, पानी, रोड, लकड़ी कुछ भी आपका फ़ोन ही ले लो, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो कुछ जगह यहाँ पर घेरा हुआ है, यानी कि कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम यहाँ पर मैटर बोलते हैं। एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज़ स्पेस मैटर। मैटर आपके पास किस तरीके के हो सकते हैं? कोई भी तरीके का मैटर हो सकता है। मैटर यानी कि एयर, वाटर, वुड, स्टोन, या फिर आपकी अपनी खुद की बॉडी, सब कुछ यहाँ पर मैटर है। कुछ क्या है हमारे पास मैटर है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो जो भी चीज़ आपके इर्द-गिर्द है, जो भी चीज़ आपके इर्द-गिर्द है जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वो सब मैटर है। जिस चीज़ के पास मास है और जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप नहीं देख सकते वो मैटर नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें कि मैटर के बाद अगर हम उसे क्लासिफाई करें एंशिएंट यानी कि पुराने पुराने फिलोसफर्स ने एंशिएंट फिलोसफर ने मैटर को यहाँ पर 5 हिस्सों में बाँटा। क्या बाँटा? 5 चीज़ें यानी कि पंच तत्व। अब वो पंच तत्व क्या है हमारे पास? सबसे पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा हमारा पृथ्वी यानी कि एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। इन 5 तत्वों में बाँट दिया। बात जो आजकल के यानी कि जो फिलोसफर्स आए यानी कि जो न्यू फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या करा न्यू साइंटिस्ट और न्यू फिलोसफर्स ने यहाँ पर मैटर को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा एक फिजिकल और एक केमिकल फिजिकल में हमारे पास आए मैटर की 3 प्रकार यानी कि सॉलिड लिक्विड और गैस यहाँ पर और उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर इसे केमिकली बांटा तो केमिकली कैसे बांटा फटाफट से बताओ केमिकली बांटा तो बांटा इन्हें एलिमेंट और मिक्सचर्स में। जी, बिल्कुल, एलिमेंट्स और मिक्सचर्स में। तो पुराने जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 5 तत्वों में बाँटा, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर यहाँ पर। अब जो फिलोसफर्स आए, उन्होंने यहाँ पर इन्हें 2 हिस्सों में बाँटा, यानी कि फिजिकल और यहाँ पर केमिकल। दोनों हिस्से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं अगर हम सबसे पहले देखें इस चैप्टर के अंदर मेन चीज हमारे पास आती है कि मैटर का नेचर फिजिकली और केमिकली दोनों बात करेंगे सबसे पहले हम फिजिकली बात करेंगे साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि मैटर यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है यानी कि मैटर एक जगह पर नहीं है मैटर अलग अलग चीजों में है कैसे है अलग अलग चीजें कैसे है कि हमारे पास मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे यानी टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें आप देख भी नहीं सकते एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है यानी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें हम यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप अपनी नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बिल्कुल नहीं देख सकते नेकेड आई के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने क्रिस्टल डाल दिया कहाँ पर छोटा सा क्रिस्टल एक पानी के ग्लास में डाल दिया यानी कि ये क्रिस्टल क्या है अगर हम देखें एक स्मॉल क्रिस्टल ले लेते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट का उसे हम पानी में डाल देते हैं तो छोटा क्रिस्टल इस छोटे क्रिस्टल के अंदर इतने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरीके से जाकर डिसॉल्व हो जाएगा और पानी कलर यहाँ पर पर्पल हो जाएगा कितना भी आप इसे घुमा लें कितना भी डाइल्यूट कर ले
इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इतने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे जो यहाँ पर पानी में गए और जाकर फैल गए। किनके साथ फैल गए? पानी के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके साथ जाकर ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, दोनों मिलियंस पार्टिकल्स सारे जाकर फैल गए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिसॉल्व अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, इट थ्रू आउट, क्या हो जाएगा? एक फैल जाएगा पूरे पानी के अंदर। द वाटर इवन आफ्टर मेनी डाइल्यूशंस, कितना भी तुम मेरे नाले से घुमा लो, ये प्रूव करता है आपको कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर प्रूफ करती है। देखो, स्टेटमेंट तो हर कोई दे देगा, लेकिन उसे प्रूफ करना बनता था। तो हमारे साइंटिस्ट ने जो पहले जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी है, उन्होंने ये चीजें हमारे पास आकर प्रूफ करी है। अगर हमने ये बात बताई है कि मैटर कैसे बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है, एटम्स बहुत ही छोटे 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 मिलाकर सब मैटर बना है, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जब से बना है, इस प्रूफ कैसे करा? तो ये देखा कि ये जो छोटा क्रिस्टल है जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना है, इसे पानी में डाला, पानी का कलर चेंज हो गया। हमने कितना ही पानी को डाइल्यूट कर लिया, पानी का कलर नहीं बदल रहा, वापस कलर में नहीं आ रहा है जो पानी का कलर है, ये पर्पल ही रह रहा है। इसका मतलब कितना भी आप डाइल्यूट कर लो, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जाकर इस पानी के अंदर फैल चुके, जितने भी आप ट्राई कर लो, ये डाइल्यूट नहीं। इससे ये प्रूफ हो गया कि मैटर क्या कंटेन करता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो कि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। क्या है? सबसे पहला आता है जो हमने पढ़ लिया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटे हैं। ये इतने छोटे हैं कि आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे। दूसरा आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि अब आपने देखा कि यही क्रिस्टल था, क्रिस्टल डाला आपने पानी के अंदर, लेकिन जब आप ये देख रहे हो कि इस क्रिस्टल के अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, इनके बीच का स्पेस भी आप नहीं देख पाओगे, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारे एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, लेकिन ये इतने छोटे हैं और इनके बीच में स्पेस है। दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में यहाँ पर स्पेस है, जिसे आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाता है कि दिस इज वाई सब्सटेंसेस कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि हवा जैसा जो सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं आपकी जो एलपीजी वो सिलेंडर्स में आती है, कंप्रेस होके आती है। सीएनजी है, सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो कंप्रेस कर कर आप, यानी कि मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर आप कंप्रेस कर देते हैं एक छोटे से बॉक्स के अंदर, छोटे से आप कहीं पे भी कंप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके बीच स्पेस है, इसका मतलब हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो बहुत ही छोटे हैं। अब हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि इसको समझने के लिए आपको एक क्रिस्टल लेना है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसे पानी में डिसॉल्व करना है। पानी क्या हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को आपको बहुत बार डाइल्यूट करना है, लेकिन बहुत बार डाइल्यूट करने के बाद भी पानी का कलर वही रहता है, यानी पर्पल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट, अगर हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल का, उसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि आपके सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से स्प्रेड हो जाएंगे जिसे आप अपनी आंखों से महसूस नहीं देख सकते हैं। ये प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम देखें अगर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये बात हमें बताइए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बस घूमे ही जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे, वो घूमे ही जा रहे हैं। तो कैसे घूम रहे हैं? इस मूवमेंट को हम यहाँ पर काइनेटिक मोशन बोलते हैं, कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है वो एनर्जी गेन करता है। जब एनर्जी गेन कर रहा है और वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो इसकी मूवमेंट को हम यहाँ पर मोशन बोलेंगे। एनर्जी गेन करेगा तो इसको टोटल हम काइनेटिक मोशन यहाँ पर बोलेंगे। अब इस मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते रहते हैं। तब क्या करो, अगर आपने देखा कि आपने यहाँ पर चीनी ली,
चीनी को पानी के अंदर घोल दिया और मिक्स करते रहे, मिक्स करते रहे, मिक्स करते रहे, पार्टिकल क्या होंगे? चीनी के पार्टिकल एक दूसरे के साथ और पानी के पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स होने लग जाएंगे तो आपको एक अलग सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर क्या करता है, परफ्यूम स्प्रे करता है एक रूम के अंदर। मान लो आप एक रूम में गए और आपको वहां पर बहुत बदबू आ रही है, आपने क्या किया, हर जगह परफ्यूम स्प्रे कर दिया। जो पार्टिकल्स कमरे के अंदर प्रेजेंट थे और आपने जो परफ्यूम स्प्रे करा, वो पार्टिकल्स मिक्स हो गए। और जो अच्छे पार्टिकल्स थे, यानी कि जो परफ्यूम की स्प्रे थी, जब वो मिक्स हो गई तो आपको एक प्लेजेंट स्मेल आई। कैसी स्मेल आई? एक अच्छी खुशबू आपको वहां पर आएगी। रीजन क्या है कि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही तेजी से मूव करते हैं और जाकर मिक्स कर जाते हैं हवा के पार्टिकल्स के साथ। जो पार्टिकल कमरे के अंदर प्रेजेंट थे उनके साथ जाकर वो मिक्स हो गए। यानी कि कोई इंसान ऐसा है कि जो किसी अननोन जगह पर जाता है, अननोन जगह पर जाता है, कुछ अननोन लोग हैं उसके पास जो जिनको वो नहीं जानता। नेचर ऐसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि वो उन लोगों के साथ जाकर मिक्स अप हो जाएगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पार्टिकल ऑफ मैटर के साथ है। अगर आप भी वो इंसान है जो एक एक्सट्रोवर्ट है और सबके साथ जाकर मिक्स अप हो जाता है इजीली, कमेंट में जरूर बताना कि मैं। तो इस प्रोसेस को कि जब दो पार्टिकल्स यहाँ पर मिक्स कर जाते हैं मूव करते करते, उसे हम यहाँ पर डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे मैम थोड़ा डिफ्यूजन को समझाओ जी। डिफ्यूजन क्या है कि आपके एक सब्सटेंस का पार्टिकल एक दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ जाकर मिक्स हो जाएगा। तब होगा जब वो मूव कर रहा होगा, होगा जब वो मूव कर रहा होगा। Fusion is the mixing of particles of one substance with another substance due to their continuous random motion। कि वो कंटिन्यूअसली बस मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। आपने देखा कि परफ्यूम के पार्टिकल्स आपने स्प्रेड करे, पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। और फिर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे जो कमरे के अंदर हवा के पार्टिकल्स थे, वो हवा के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे। तो जब ये दो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे तो मूव करने पर ये एक दूसरे के साथ जाकर मिक्सअप हो गए। क्या हुआ? एक दूसरे के साथ ये जाकर मिक्सअप हो गए। अब हम देखेंगे कि आपका जो डिफ्यूजन है वो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर अलग अलग होता है। यानी गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बहुत ज्यादा तेजी से होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम, और सॉलिड्स के अंदर बहुत ही कम, यानी ना के बराबर। तो डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, एग्जांपल परफ्यूम स्मेल जो मैंने आपको समझाया। और स्लोअर इन लिक्विड, जैसे कि आप ग्लास में अगर इंक डाल दे तो धीरे धीरे जाकर इंक मिक्स होगी, फिक्स, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन धीरे धीरे जाकर वो इसके साथ मिक्सअप हो जाएगी। और बहुत ही कम सॉलिड के अंदर होता है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा जोर से, इतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं कि वो इतनी इजीली मिक्सअप नहीं कर पाते। तो सॉलिड्स को तुम यहाँ पर इंट्रोवर्ट समझ लो, गैसेस को एक्सट्रोवर्ट समझ लो, और जो लिक्विड है उनको इंटरमीडिएट समझ लो कि भैया वो कहीं भी जा सकते हैं। तरीके से आपका कंसेप्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। जब आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करते हो, तो कंसेप्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, उसके बाद सॉलिड्स आता है कि कॉपर सल्फेट को अगर मैं जिंक ब्लॉक के ऊपर रख दूं और बहुत महीने तक, तो वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। तो ये बात हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? मिक्सिंग का रेट जब तब इंक्रीज होता है, जैसे सबसे पहले अगर देखो, तो अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाऊं, वो चीज मैं आगे समझाऊंगी अच्छे तरीके से, लेकिन अभी इसे ब्रीफ में समझ लो ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो सॉलिड का अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाती हूँ तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो वो गैस बन जाता है ना भाई? ये बात तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर मैम टेम्परेचर का क्या रोल है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी गेन करता है, और वो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी आपकी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है ना। जो मोशन के साथ, मूवमेंट मतलब कि आप मूव कर रहे हो, और मोशन क्या होता है बताओ फटाफट से, कौन बताएगा? कि जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है
वक्त के साथ साथ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक जो रेट है, यानी कि डिफ्यूजन का जो रेट है वो कैसे बढ़, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पार्टिकल के अंदर अगर हम ले, मान लो अगर आपने वाटर लिया, तो वाटर का आपने टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा दिया, इसका मतलब पानी उबलना चालू हो गया। जब पानी उबलना चालू हो गया, इसका मतलब इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही तेज करना चालू कर गए। पार्टिकल्स उबलना यानी कि बहुत ही तेजी से मूव करना चालू हो गए। जब बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गेन करेंगे, है ना भाई। जब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे टेम्परेचर के बढ़ने पर, इसका मतलब जो ज्यादा जल्दी वो मिक्स कर जाएंगे, ज्यादा जल्दी क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। यानी कि डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो भी बढ़ेगा आपके टेम्परेचर यानी कि तापमान के साथ साथ। Rate increases with temperature as particles gain more kinetic energy and move faster। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया है तो पार्टिकल बहुत ही तेजी से मूव करेगा। पार्टिकल अगर तेजी से मूव करेगा तो ज्यादा जल्दी मिक्स करेगा, ज्यादा जल्दी मिक्स करेगा तो डिफ्यूजन बहुत ही तेजी से होगा। तो डिफ्यूजन का रेट यहाँ पर टेम्परेचर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, यानी कि जो स्मोक निकल कर आती है चिमनीज में से, घर में चिमनी लगी है, चिमनीज में से, और अगर आप कहो इंडस्ट्रीज में जो आपके पास पाइपलाइंस लगी होती हैं जिससे धुआं बाहर निकल के आता है, या फिर ईंट की भट्टी ले लो। जहाँ गांव में सबने ईंट की भट्टी देखी होगी, जहां से बहुत सारा धुआं यानी स्मोक निकल कर आता है, वो हवा के पार्टिकल्स के साथ जाकर मिक्स हो जाता है और कुछ समय बाद वो जो आपको काला धुआं दिख रहा होता है वो गायब हो जाता है। तो मतलब वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। क्या हो गए हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स, यानी कि डिफ्यूज हो गए। तो आपको डिफ्यूजन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, कैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, अपनी तरफ खींचते कैसे। तो हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो इंसान बहुत ही यूनिक होता है आप उसकी ऑलरेडी खींचे चले जाते हो। उनके पास क्या यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अगर हम यहीं पर आसान एग्जांपल लेते हैं पानी का, तो पानी के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं, इस दीवार पे भी फोर्स लगा रहे हैं, नीचे भी फोर्स लगाते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स। ऐसे ही फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब तक ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तब ये फोर्स बड़ी स्ट्रांग है, तब ये एक दूसरे के साथ ऐसे भी रिश्ते होते हैं। ये अगर दो तरीके से दोनों तरफ से निभाए जाते हैं तो लंबे समय तक ये रहते हैं, लंबे समय तक उनको आप ट्रैक रखते हो, अपने साथ ही रखते हो। भाई बहन है, अगर अगर एक की तरफ से एफर्ट लग रहा है तो दूसरे की तरफ से भी अगर उतना ही एफर्ट लगे, दोनों की तरफ से अगर फोर्स लगती है तो रिश्ते कामयाब हो। देखो ये हुआ ना, केमिस्ट्री को कर दिया रियल लाइफ से रिलेट। तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। से आप यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी बोल सकते, क्या बोल सकते हो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम इसे यहाँ पर कह सकते। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ईंट ले लो, ईंट को अगर आप तोड़ो, बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा, तब जाकर टूटेगी। लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर तोड़ देना। ये सॉलिड क्या होते हैं, एक फिक्स शेप होती है उनके पास, और उनके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे, है ना जी। और लिक्विड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते तो हैं लेकिन बह सकते हैं। ये कैसे दोस्त हो गए, सॉलिड मतलब बिल्कुल चुपके यार, और लिक्विड मतलब मुंह पे, यानी कि सिर्फ ना के बराबर आपके जो यार हैं, आपके साथ है तो सही
लेकिन कब वक्त आएगा तब निकल जाएंगे। लिक्विड स्टे टुगेदर बट कैन फ्लो, एक दूसरे के साथ रहते तो हैं लेकिन फ्लो कर जाते हैं। गैसेस जो है, जो आपके मुंह पर तो दोस्त बिल्कुल भी नहीं है और पीठ पीछे भी दोस्त नहीं है, वो बहुत ही इजीली फैल जाएंगे, यानी गैसेस स्प्रेड इजीली बिकॉज देयर अट्रैक्शन इज वेरी वीक। इनकी अट्रैक्शन बहुत ही, वो नहीं होते जो गुड फ्रेंड्स होते हैं, कि आप बहुत कम मिलते हो और जिनसे बात भी इतनी नहीं होती लेकिन बस दोस्त हैं, इनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही है, यानी बहुत ही क्या है, कमजोर है। इनके बीच का बल, की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का बहुत ही स्लो है। मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ होगी अट्रैक्शन की, यानी कितना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो तीनों के लिए अलग, यानी कि सॉलिड के लिए अलग, लिक्विड के लिए अलग और गैसेस के लिए अलग हो जाएगा। इसका मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करेगा कि आपका कितना स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन है। Thus, the strength of attraction determines the state of matter, whether it is solid, liquid और यहाँ पर गैस हो। समझ गए मेरी बात? अब यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं, तीन प्रकार के स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, उसके बाद आता है गैस। सॉलिड का मतलब क्या हुआ जी, कि जिसका फिक्स शेप होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा हमारे पास। पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक होंगे एक दूसरे से, जब पार्टिकल सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल, जब ये के साथ बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक हो। टाइटली पैक का मतलब क्या हो जाएगा, टाइटली पैक मतलब कि इनके बीच की जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। जब कोई पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होंगे एक दूसरे से, इसका मतलब इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, जो कि एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रहा है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रखा है, दूसरा पार्टिकल भी पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों अलग नहीं हो रहे हैं। फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है और ये टाइटली पैक है एक दूसरे के साथ। दूसरा आता है लिक्विड, यानी कि जिसे आप पानी भी कहते हैं। इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप यहाँ पर ले लेंगे। कंटेनर आपका रेक्टेंगुलर शेप का हो, कंटेनर आपका यहाँ पर सर्कुलर शेप का हो, कंटेनर आपका सिलेंड्रिकल शेप का हो, किसी भी शेप का आपका यहाँ पर कंटेनर होगा, उसकी शेप ये लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है जी। पार्टिकल्स बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, ध्यान से देखिएगा तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा लूजली यहाँ पर ये पैक्ड होते हैं और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मीडियम होता है, यानी कि मॉडरेट होता है, कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है जी। गैसेस की बात करें तो इनकी कोई फिक्स्ड और शेप और वॉल्यूम यहाँ पर नहीं, कंटेनर में डालेंगे उसकी वॉल्यूम और शेप ये यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, कोई भी अगर छोटा भी कंटेनर अगर मैं ले लूं यहाँ पर, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी कि जो लोग आपसे ऑलरेडी इतना दूर है उनको आप कितना ही अपने पास खींच लो ना, जब कोई आपके पास आना ही नहीं चाहता है तो आप उसे कितना अपने पास खींच लोगे, है ना भाई। तो जो दूर है उसके साथ आपकी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पास है उसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये रहे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर जिन्हें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर इस टेबल के थ्रू और आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी शेप, वॉल्यूम, पार्टिकल की स्पेसिंग और पार्टिकल की मूवमेंट। यहाँ सबसे पहले सॉलिड की देखें तो सॉलिड की फिक्स शेप हमारे पास होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है और जो इनके पार्टिकल का मूवमेंट होता है, पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड क्या करता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगा, वॉल्यूम उसकी फिक्स होती है, पार्टिकल के बीच का स्पेस यहाँ पर मॉडरेट होता है और पार्टिकल की मूवमेंट कैसी होगी, कि जो यहाँ पर आपके लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ पर स्लाइड करते हैं, यानी कि फ्लो करते हैं, बह जाते हैं। गैसेस की कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होती।
गैसेस की वॉल्यूम की बात करें तो भी वो फिक्स नहीं है जी, शेप भी फिक्स नहीं है। पार्टिकल की स्पेस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्पेस हमारे पास होता है। अब मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी मूवमेंट फ्री होती है। जब ये एक दूसरे से इतना दूर है तो के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। यानी कि अगर मान लो मैं हूँ यहाँ पर और मेरा भाई कहीं और है, वो वहां कुछ भी कर रहा है और मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो हम दोनों के बीच में जब कोई फोर्स नहीं है, तो मैं अपनी फ्री मूवमेंट में हूँ और वो भी अपनी फ्री मूवमेंट में है ना भाई? इसका मतलब गैसेस की जो पार्टिकल है उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती। उनके जो पार्टिकल है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि वेरी लार्ज स्पेसिंग होती है इनके बीच में, और बिल्कुल फ्री टू मूव होते हैं, कहीं भी आना जाना ये सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझ लिया। आपने देखा कि जो मैंने आपको बात बताई थी अभी कि सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है और गैस वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इस कन्वर्जन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो जब कोई भी स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसे हम यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। क्या होता है? जब भी, मेरे साथ बोलेंगे, जब भी कोई भी स्टेट ऑफ मैटर अगर यहाँ पर एक दूसरी स्टेट में चेंज होता है या फिर कन्वर्ट होता है, उसे हम यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। यानी कि मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट अनदर। मैटर क्या कर सकता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसे हम यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। ये दो रीजंस की वजह से होगा। एक, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, और एक मैं यहाँ पर अगर प्रेशर को चेंज, अगर मैं इन दोनों चीजों के अंदर बदलाव लेकर आऊं, तो मैं यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड को बना सकती हूँ, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा सकती हूँ और गैसियस स्टेट से मैं वापस सॉलिड स्टेट में भी जा सकती हूँ इन दोनों की हेल्प से। तो यहाँ हमें किसकी हेल्प मिल रही है? एक हेल्प मिल रही है टेम्परेचर की और एक हेल्प मिल रही है प्रेशर की। इन दोनों की मदद से हम यहाँ पर स्टेट को चेंज कर सकते हैं और इन दोनों की वजह से ही आपकी स्टेट यहाँ पर चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम देखें तो किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की। हमने बात करी कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो एनर्जी गेन करता है जी। जब वो पार्टिकल ऑलरेडी एनर्जी गेन कर रहा है, अगर मैं तापमान को बढ़ा देती हूँ, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को यहाँ पर इंक्रीज कर देती हूँ, तो वो पार्टिकल और तेजी से मूव करेगा। क्या होगा कि टेम्परेचर उस पार्टिकल की मोशन को अफेक्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टिकल है मेरे पास और वो मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी गेन करेगा। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगी तो ये पार्टिकल और तेजी से मूव करेगा। क्या करेगा? और तेजी से ये पार्टिकल मूव करेगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर इसकी मोशन को अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर के बढ़ाने पर उसकी मूवमेंट इंक्रीज हो गई। क्या हुआ? अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, पार्टिकल की मूवमेंट यहाँ पर बढ़ गई, तो इसका मतलब टेम्परेचर किसको अफेक्ट कर रहा है? इसकी मूवमेंट, यानी कि इसकी मोशन को अफेक्ट कर रहा है जी, है ना भाई? तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, मूवमेंट बढ़ जाती है। जब पार्टिकल के बीच की मूवमेंट बढ़ जाएगी तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी। अब आप यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो गए कि मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे घटेगी? तो मान लो एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, यानी कि तुम। दोनों किसी रास्ते पर जा रहे हैं और हमने अगर हाथ पकड़ लिया, अगर मेरी मूवमेंट तेज हो गई तो हमारा हाथ छूट जाएगा, है ना भाई? यानी कि अगर हम दोनों रनिंग पे जा रहे हैं और अगर मेरी मूवमेंट तुम्हारी मूवमेंट से तेज हो गई तो हमारा हाथ छूट जाएगा। इसका मतलब हमारे बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा अगर हमारी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। और हमारी मूवमेंट इंक्रीज होगी ही। क्यों होगी? क्योंकि हम टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने पर पार्टिकल एनर्जी गेन करता है। जब पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा तो उसकी मूवमेंट यहाँ पर इंक्रीज होगी। जब मूवमेंट इंक्रीज हो गई, इसका मतलब जो उनके बीच का अट्रैक्शन था, इन दो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन था वो यहाँ पर घटना चालू हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड बन जाता है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड गैसियस स्टेट में चला जाता है। फिर अगर हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो हम आगे बताएंगे।
का मतलब रिजल्ट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में जाता है, लिक्विड गैस बन जाता है, यानी कि आइस से वाटर बनेगा, वाटर से स्टीम बन जाएगा। आइस हमारा सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड है और स्टीम यानी कि गैसियस स्टेट हमारे पास हो गया। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैम यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉलिड से लिक्विड बन गया, है ना? आपने सबसे पहले हमें ये बताया कि जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड यानी आइस से वाटर बन गया। इसे हम क्या बोलते हैं कि जब भी आइस से वाटर हमारे पास बने, यानी कि सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाए, क्या करने पर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर, उसे हम यहाँ पर मेल्टिंग, क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर मेल्टिंग बोलते हैं, यानी कि ऐसा प्रोसेस जहां पर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, फॉर एग्जांपल आइस चेंजेस इनटू वाटर। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को हम यहाँ पर फ्यूजन भी बोलते हैं। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर 273.15 केल्विन है। टेम्परेचर की यूनिट हमारे पास क्या होती है, आप पिछली क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आए हो, टेम्परेचर की यूनिट हमारे पास केल्विन होती है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन हमारे पास होती है। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया हो गया जी। चलो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो होता क्या है। तो हम जब पार्टिकल लेवल पर जाते हैं, अभी हम तब बात कर रहे हैं जब हम इसको अपने दिमाग के अंदर महसूस कर रहे हैं, यानी कि जब हम इसको एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर हम असलियत में सोचें कि हमारे पार्टिकल को होता क्या है, तो हम जब देखें कि जब आप आइस को हीट कर देते हो, यानी कि जब आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब हम आइस को यहाँ पर हीट करते हैं, तो जनरली क्या होता है, जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना? यानी किसी भी चीज को जब हम टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो उसे हीट करते हैं, वाइस वर्सा, दोनों चीज हो गई। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम आइस को हीट करते हैं 0 डिग्री पर, तो यहाँ पर चीज होती है जो शायद आपने कभी इमेजिन करी ही नहीं होगी। कैसे कि नॉर्मली जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को, तो उसका टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है ना? ये तो हमको पता है। लेकिन जब हम आइस हीट करते हैं और जब आइस हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो आइस क्या करती है, सीधा साधा मेल्ट करना चालू करती थी है। तो मैम ये बात तो आपने हमको बता ही दी। इसमें यूनिक क्या है, यूनिक बात ये है कि जब भी आप किसी चीज पर हीट सप्लाई करते हैं, सब्सटेंस पर, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन आइस के साथ ऐसा नहीं होता। आइस सीधा मेल्ट करना चालू कर देती है, तो जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर एकदम से नहीं बढ़ता। टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ेगा अगर आप कंटिन्यूअस भी हीट अगर उसको देते रहेंगे। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आप पूछेंगे मैम टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है जी? क्योंकि अगर आपने देखा कि ये आपके पास आइस थी यहाँ पर, अब ये आइस जाकर यहाँ पे पानी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि सॉलिड से ये लिक्विड बन गया। इसका मतलब जितनी भी हीट एनर्जी थी वो सारी यहाँ पर इसको मेल्ट करने में कन्वर्ट हो गई जी, है ना जी? जितनी भी हीट एनर्जी आपने यहाँ पर इस सॉलिड को दी, यानी कि बर्फ को दी, ये बर्फ पानी बन गई। तो जितनी हीट एनर्जी लगी यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इसको मेल्ट करने में लगी। देखो हमने यहाँ पर दो तरीके से हीट एनर्जी लगानी थी, दो जगह हमने यहाँ पर हीट एनर्जी लगानी थी, दो जगह लगनी थी। एक टेम्परेचर को बढ़ाने में लगनी थी और एक आइस को मेल्ट करने में लगनी थी। लेकिन सारी की सारी एनर्जी आइस को मेल्ट करने में लग गई, तो टेम्परेचर यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल दी आइस मेल्ट्स। जब तक सारी बर्फ मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि सारी हीट एनर्जी यहाँ पर स्टेट को चेंज करने में, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनाने में लग गई। टेम्परेचर के इंक्रीज के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में लग गई। नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और जो हीट यहाँ पर अब्सॉर्ब हुई, यानी कि जो हीट के बारे में यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है, जो खो गई,
हिडन हीट को हम यहाँ पर लेटेंट हीट बोलते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है जिसे पर लेटेंट हीट। यहाँ पर मेरे लाल लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब है हिडन। लेटेंट मतलब हिडन। तो जो हीट यहाँ पर छुप गई, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लगी ही नहीं, हीट को हम यहाँ पर लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी कि लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ पर अब्सॉर्ब हो गई या फिर वो रिलीज हो गई जब यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा था। यानी कि जब स्टेट चेंज हो रही थी किसी भी सब्सटेंस की, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हो रहा था? टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट था, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी इज यूज टू ब्रेक दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो जो भी पार्टिकल थे इस सॉलिड के अंदर, जितने पार्टिकल थे, उन सारे पार्टिकल्स पर यहाँ पर एनर्जी लगाई गई। अब जब एनर्जी इन पे लगाई गई तो ये इनके बीच की जो फोर्स थी वो कमजोर पड़कर वो टूट गई और इनका स्टेट चेंज हो गया। ये पानी के अंदर कन्वर्ट हो गए, लेकिन सारी एनर्जी इनकी स्टेट को चेंज करने में लग गई, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो टेम्परेचर की जब हम बात करें तो टेम्परेचर के ऊपर जब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है जी? इसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट, जो हिडन हीट है। लेकिन आप पूछेंगे मैम टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं? जब आप ये बात कर रहे हो कि मैम टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ये दिमाग में हमारे तो जरूर आया है कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। तो टेम्परेचर के इंक्रीज ना होने का एक बहुत ही बेहतरीन सा फैक्टर है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड्स के अंदर, जैसे कि हमारी बर्फ हो गई, हमने अभी यहाँ पर आइस से वाटर की बात करी थी। पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से, यानी कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। अब हम बात करें, अगर इन्हीं पार्टिकल को अगर हम यहाँ पर हीट देते हैं, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि जो सारी एनर्जी है वो इनके बीच की जो फोर्स है उस फोर्स को तोड़ने में लग जाती है और वो टेम्परेचर के बारे में भूल जाती है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर मूव करना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर यहाँ पर मूव करना चालू कर देते हैं। तो जो हीट एनर्जी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं छुप जाती है। जब आप किसी इंसान को सारे कह लो आप पूरे भंडार के बीच में अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो वो अपने आप को निग्लेक्टेड फील करता है ना। तो वो इसलिए अलग हो जाता है, बिल्कुल दूर जाके खड़ा हो जाएगा। अगर उसे वहां पर इम्पोर्टेंट फील नहीं होगा तो वो दूर से खड़ा हो जाएगा। तो दूर से दी गई एनर्जी है, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? हिडन एनर्जी, यानी कि हिडन हीट एनर्जी, लेटेंट हीट हम उसे बोलते हैं। वो सब्सटेंस के अंदर यहाँ पर छुपी रह जाती है, या तो वो अब्सॉर्ब हो जाएगी या फिर वो रिलीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी। क्या करेगी? एक बारी टेम्परेचर भैया ने उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, अब वो उसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी। अब वो कहेगी तू अपने काम से काम रख, मुझे तेरे से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट का मतलब हिडन होता है। तो आई होप कि आपको लेटेंट हीट, जो कि आज किसी भी स्टूडेंट को इतनी आसानी से समझ नहीं आया, वो अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना जी? तो लेटेंट यहाँ पर हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया जी। अब आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जब हमने फ्यूजन की बात करी थी अभी, तो फ्यूजन मेरे लाल हमने पढ़ा कि ऐसा प्रोसेस जहां पर हमारी मेल्टिंग होती है ना भाई। जब भी केमिस्ट्री पढ़ो, जब भी फिजिक्स पढ़ो और जब भी बायोलॉजी पढ़ो, तो जो चीज पहले पढ़ के आए हो उससे रिलेट जरूर करना है। जब आप रिलेट नहीं करोगे तब आप बहुत ही इजीली अपने कंसेप्ट के अंदर कंफ्यूज होने लग जाओगे। तो अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अपने पेपर के अंदर हो, अपनी क्लास के अंदर हो, या फिर अपनी लाइफ के अंदर, तो चीजों को रिलेट करना चालू कर दो। ठीक है? तो जो भी हीट आपको यहाँ पर चाहिए कि अगर आपको सॉलिड को क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मेल्टिंग पड़ा था ना, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कितना सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बिना टेम्परेचर को चेंज करे
तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे उसे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस को अगर आपको चेंज करना है वाटर में, इस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, वो अगर हम ध्यान से देखें तो 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी हो जाएगी। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसे मैंने आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर कर यहाँ पर लिख दिया कि जब हम आइस की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास आइस के लिए क्या हो जाएगा? 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब कि अगर आपको 1 केजी ऑफ आइस को पानी में कन्वर्ट करना है कहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको इसको 334,000 यहाँ पर यानी कि 3,29,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी इसे आपको देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी अगर आप सप्लाई करेंगे आपकी आइस को, तो आइस यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? आई होप सबको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट भी बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, लेकिन मैम पार्टिकल लेवल पर क्या होता है? जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं, पार्टिकल लेवल की बात करते हैं, तो मेल्टिंग में आइस के जो पार्टिकल हैं यानी कि जो सॉलिड है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है यानी कि इमोशनली अटैच है एक दूसरे। लेकिन जब हीट एनर्जी यहाँ पर अब्सॉर्ब होती है यानी कि दो रिश्तों के बीच में अगर कोई तीसरा रिश्ता आता है, यहाँ पर दरारें पड़नी चालू हो जाती हैं। तुम्हारे बीच हुआ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ। चलो इसको छोड़ो। ठीक है, आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। हीट एनर्जी यहाँ पर अब्सॉर्ब करी जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर घट जाती है, इनके बीच का जो फोर्स है वो यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मूव करना चालू कर देंगे, फिर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड क्या होगा? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम फ्यूजन या फिर मेल्टिंग भी बोलते हैं। और जो हीट यहाँ पर अब्सॉर्ब्ड या फिर जो हीट यहाँ पर रिलीज होती है, जो कि हिडन होती है बिना टेम्परेचर को चेंज करे, उसे हम लेटेंट हीट यहाँ पर बोलते हैं। तो आई होप मेरा ये कंसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया। बात करिए कि सॉलिड से लिक्विड की तो कर ली, लिक्विड से गैस में भी आ जाते हैं जी। लिक्विड से गैस मतलब कि क्या हो गया? लिक्विड से गैस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? वाटर से सीधा क्या बन गया? वेपर बन गया जी, है ना? वाटर से सीधा वेपर बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग की बात करते हैं। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि आपका लिक्विड यहाँ पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम यहाँ पर बॉइलिंग बोलते हैं। क्या करते हैं? बॉइलिंग। ऐसे फिनोमिना से आपका जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की यानी कि जब हम ऐसे टेम्परेचर की बात करते हैं जहां पर आपका वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, किसी भी लिक्विड की बात करते हैं वो अपना स्टेट यानी कि अपना गैसियस स्टेट में जाना चालू कर देता है। क्या? कैसे करके? आउट द इंटायर लिक्विड, यानी कि पूरा जो लिक्विड है वो यहाँ पर गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा टेम्परेचर पर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चालू कर देता है। इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो लिक्विड है वो बबल्स फॉर्म करने लग जाता है, और बबल्स किसके? गैस के, यानी वेपर के। अपने अंदर लिक्विड बबल्स फॉर्म करने लग जाता है इस टेम्परेचर पर। अगर हम बात करें जो टेम्परेचर है यहाँ पर बॉइलिंग के दौरान, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। कहां पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसका मतलब ये हुआ पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा जब उसे हीट किया जाएगा 100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी को अगर कन्वर्ट करना हो पेपर के अंदर तो उसे बॉईल कर देना 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा ही अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक पैन के अंदर पानी ले लो,
पानी लेकर जाकर गैस पर रखना, जब आप गैस दोगे और जब पानी बॉईल करना यानी बबल्स आने चालू हो जाएँगे, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया और धीरे ही धीरे अगर आप देखोगे तो सारा पानी वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर बॉइलिंग और इस टेम्परेचर को हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन बॉइलिंग के दौरान होता क्या है, तो जब आप लिक्विड को हीट यानी पानी को जब मैंने थोड़ी हीट दे दी तो पार्टिकल ने क्या किया जी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या होगा, मूव करना चालू कर देंगे। जब वो तेज करना चालू करेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटने लग जाएगा। हर पेपर के अंदर, और अगर मैं यहाँ पर हर कंसेप्ट की बात करूं तो कंसेप्ट सारा सेम है, टॉपिक अलग अलग। कंसेप्ट सबका सेम है कि पार्टिकल को अगर आप हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। जब वो एनर्जी गेन करेगा तो वो तेज मूव करना चालू कर देगा और जब वो तेज मूव करेगा तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा हमारे पास। तो पार्टिकल अपनी लिक्विड स्टेट से भाग जाएगा और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो आपके जो बबल्स है, इस वेपर के जो बबल्स है यहाँ पर, वो आपके पूरे लिक्विड पर फॉर्म हो जाएंगे और इनका लेवल बढ़ चला जाएगा सरफेस के पर। यानी कि अगर ये आपका यहाँ पर स्टोव है, ये हमारे पास स्टोव है, ये पानी रखा, अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाऊं, बबल्स और ऊपर जाएंगे सरफेस और यहाँ पर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर जब मैंने यहाँ पर आपको बॉइलिंग के बारे में बताया। बॉइलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखो, अभी हमने बात करी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉइलिंग पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मेरे लाल। कैसे? जब हम देखें यहाँ पर कि बॉइलिंग कब होगा, कि जब एक फिक्स टेम्परेचर होगा प्योर सब्सटेंस के लिए। इस प्योर सब्सटेंस के बारे में हम अगले चैप्टर में तो जरूर जरूर पढ़ेंगे, लेकिन प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर आपने कोई भी प्रकार का मिश्रण यानी कि मिक्सिंग नहीं की हो, कोई भी प्रकार की। तो अभी हम देखेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो अगला चैप्टर है, इस मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में वहां पर पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता बॉइलिंग के दौरान, और जब हीट एनर्जी सप्लाई करी जाती है तो जो हीट एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज करने में लग जाएगी, वो टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं लगेगी। तो जो एनर्जी यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में लगी थी, हीट एनर्जी, उसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा था, और जो एनर्जी यहाँ पर लिक्विड से गैसियस स्टेट में लगी है उसे हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा है। क्या बोला है? लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन हमने यहाँ पर इसे। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि अगर आपने 1 किलो लिक्विड ले, यानी कि 1 किलो पानी है, पानी को किसी भी कंटेनर में डाला और उस कंटेनर को मेजर करा तो वो 1 किलो आया। 1 किलो लिक्विड को अगर आप यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट में, के टेम्परेचर को चेंज करें तो सारी हीट यहाँ पर उसकी स्टेट को चेंज करने में लग जाएगी। सारी हीट यहाँ पर क्या होगी? स्टेट को चेंज करने में लग जाएगी। और टेम्परेचर पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो जो हीट यहाँ पर टेम्परेचर के लिए बची थी, जो हिडन रह गई थी, उस हीट को हम यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम यहाँ पर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम है। यानी कि आपको अगर लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.26 इंटू 10 की पावर 6 एनर्जी यहाँ पर इस लिक्विड को देनी पड़ेगी ताकि ये वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आई होप आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी यहाँ पर समझ में आया। लेकिन फिर से आपका प्रश्न होगा कि मैम यहाँ पर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है यार? टेम्परेचर को तो बढ़ना चाहिए ना। लेकिन हमारा बहुत ही आसानी सा इसका कंसेप्ट है कि जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर आपकी स्टेट को यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में लग गई। यही तो मेरे लाल केमिस्ट्री का कमाल है।
सारी एनर्जी जब स्टेट को चेंज करने में लग जाएगी तो टेम्परेचर पर किसी ने ध्यान ही नहीं, टेम्परेचर पर किसी का, अगर हम कहें कि किसी की नज़र पड़ी ही नहीं टेम्परेचर पर। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप उसको कंटीन्यूअसली हीट करने भी लगोगे ना अगर 1 सेकंड के लिए, कि नहीं यार टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर मैं हीट करने भी लगूँ, तो टेम्परेचर फिर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हीट एनर्जी सारी आपने उनकी फोर्सेस तोड़ने में लगा दी जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स में थी। तो एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मैंने आपको ये बात बहुत ही आसान तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में यहाँ पर की। तो आई होप आपको ये चीज भी यहाँ पर समझ में आई। अब हम बात करते हैं लिक्विड के अंदर क्या होता है, यानी कि पार्टिकल लेवल पर जब जाते हैं। तो पार्टिकल लेवल के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं ना भाई। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने यहाँ पर मैटर के बारे में पढ़ ली। पार्टिकल क्या करते हैं, हीट एनर्जी गेन करने के बाद, यानी कि हीट जब उनको सप्लाई करी जाती है तो एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करते हैं तो तेज मूव करना चालू करते हैं। इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो घट जाता है, पार्टिकल एस्केप कर जाते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चले जाते हैं। लिक्विड एक दूसरे से वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब सॉलिड स्टेट में अगर मैंने हीट दी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड में अगर मैंने हीट दे दी तो वो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को अगर हीट दी तो वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने गैसियस स्टेट को कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। और यही लिक्विड स्टेट को अगर मैंने ठंडा कर दिया तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक साइकिल चल रही है, ये एक लूप है इनके बीच का, कि अगर आप इन्हें हीट और कूल करते रहेंगे तो ये एक दूसरे के साथ वापस आते रहेंगे, अपनी अपनी स्टेट के अंदर वापस जाते रहेंगे। अगर आप हीट ऐड करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगा। अगर आप कूल करते हैं तो गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। तो जो चीज आपके पेपर में पूछी जाने वाली है वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो यहाँ बेसिक लेवल से बिल्कुल ऊपर तक चला जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, अगर आप देखें तो इतने एग्जाम्पल्स हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी चीज नहीं पूछी जाने वाली। कोई भी प्रश्न उठा लो, पिछले 10 साल के पेपर भी अगर उठा लो तो एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये मेरी गारंटी है, मैं लिख कर दे दूं। कोई भी इंसान आ जाए आपको आकर बोल दे कि नहीं जाएगा जो मैं कह रही हूँ या मैं कह रहा हूँ, नहीं मानना है आपको। आपको सिर्फ ये मानना है कि एनसीईआरटी इज माय ट्रू गॉड और एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका क्वेश्चन निकल ही जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन चाहे मैं एनसीईआरटी से डालूं या चाहे मैं किसी और एग्जाम्पलर बुक से डाल दूं तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में, है ना? क्लियर है? तो हमने लिक्विड के बारे में बात कर ली। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अभी हमने 2 चीज़ों के बारे में बात करी थी। हम स्टेट को यहाँ पर 2 चीज़ों की वजह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला हमने कहा था चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे चेंज ऑफ प्रेशर क्या इफेक्ट डालता है। यानी कि जब हमारा दाब यानी प्रेशर जब चेंज कर रहे हैं, तब क्या हमारे पास इसका इफेक्ट होगा। सबसे पहले सॉलिड के अंदर अलग होगा, लिक्विड के अंदर अलग होगा, गैसेस के अंदर अलग। तो सॉलिड की बात हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। देयर इज ऑलमोस्ट नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। बट इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, तो लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा, और गैसेस को आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि इनके बीच में स्पेस खाली होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है उसके पास बहुत ही कम इफेक्ट होगा सॉलिड के ऊपर, मॉडरेट सा इफेक्ट होगा लिक्विड्स के ऊपर और बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा गैसेस के ऊपर। तो तीनों स्टेट को अगर कंपेयर करो तो गैसेस पर प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, मॉडरेट इफेक्ट होगा लिक्विड्स पर और सबसे कम इफेक्ट होगा हमारा सॉलिड पर। एग्जाम्पल, अगर एक पत्थर है आपके पास, वो अपनी स्टेट चेंज ही करेगा जब आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे। अगर हम देखें कि एक सिरिंज के अंदर वाटर है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो थोड़ा सा ही कंप्रेस होगा, वो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। लेकिन गैसेस की बात करें तो अगर आप सिरिंज आपने यहाँ पर
फ्रिज के अंदर अगर हवा ट्रैप कर रखी है तो हवा को आप जितना मर्जी चाहो उतना कंप्रेस कर सकते हो। तीनों स्टेट के ऊपर प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो अलग तरीके से काम करेगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, देखो एक कंसेप्ट को आसान से समझना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ये आपके पेपर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। हाफ ईयरली में तो जरूर आपका ये चैप्टर आना ही आना है जी केमिस्ट्री के लिए। तो आपको ये कंसेप्ट जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि पेपर के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्या होगा कि जब हाई प्रेशर अगर आप लगा देते हो और यहाँ पर टेम्परेचर को कम कर देते हो, हमने क्या करा कि हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। प्रेशर के इंक्रीज होने पर और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर जो गैसेस हैं वो लिक्विड में बदली जा सकती। क्या हो सकता है? टेम्परेचर को घटाने पर गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट करी जा सकती है। वही सेम चीज हमने अभी पढ़ी थी, यहाँ पर पढ़ी थी जस्ट अभी, कि अगर आप गैसेस को कूल करते हो, यानी कि जब कूल का मतलब टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो गैसेस को आप लिक्विड स्टेट के अंदर पहुंचा सकते हो। क्या कर सकते हो? लिक्विड स्टेट के अंदर। अब इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत आसान है कि जो ज्यादा प्रेशर होता है क्या करता है, ज्यादा प्रेशर यहाँ पर पार्टिकल को फोर्स करता है कि वो एक दूसरे के पास आते रहे। ज्यादा प्रेशर अगर मैंने लगाया तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आते रहेंगे और इनके बीच की फोर्स बढ़ती रहेगी। इसका मतलब जो गैस होती है, जैसे आपके सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है, वो क्या कर जाती है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, उसके अंदर हाई प्रेशर दिया जाता है ताकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आए। क्या हो जाए? एक दूसरे के पास आए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गैस है यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे के अंदर, यानी लिक्विड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्राई आइस है या फिर आपका नेफ्थलीन बॉल्स भी है। नेफ्थलीन बॉल्स तो हमारा उसमें आएगा सब्लिमेशन, कि जब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कि जब आपका गैसेस यहाँ पर सीधा डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है। क्या मैंने सही? नहीं, तुम भी गलत थे। पर क्या हुआ कि जब आपके जो सॉलिड हैं वो लिक्विड को स्किप करके सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर सब्लिमेशन बोलते हैं नैप्थलीन बॉल्स के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्राई आइस की, ड्राई आइस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक सॉलिड फॉर्म। जब आप ड्राई आइस को एक नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर रखते हो तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बिना किसी, किसमें कन्वर्ट हुए? बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। इसे हम यहाँ पर सब्लिमेशन बोलते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर गैसेस ऑलरेडी बता दिया। इसे आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स जो है हमारे पास, वो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। यानी कि ड्राई आइस जो है और नेपथलीन बॉल्स, ये दोनों इसका बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर सब्लिमेशन पूछा जाएगा तो उसके एग्जाम्पल में नेपथलीन बॉल्स और ड्राई आइस यहाँ पर लिख सकते। क्या कर सकते हो? ड्राई आइस भी यहाँ पर लिख सकते। कि आसान सा कंसेप्ट है जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन है क्या? तो इवेपोरेशन की जब हम बात करते हैं, ऐसा सरफेस फिनोमिना है। आपको डिफरेंस भी पूछा जाएगा, पेपर के अंदर जरूर आएगा कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस बता दो। ये नोट कर लो, बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में। बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है और इवेपोरेशन वो प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है? एक ऐसा सरफेस फिनोमिना है जहां पर लिक्विड जो है वो सीधा वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कब होगा? किसी भी टेम्परेचर पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट से कम। लेकिन जब हम यहाँ पर बॉइलिंग की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर ही लिक्विड कन्वर्ट होता है। क्या होता है? लिक्विड यहाँ पर गैसियस स्टेट में तभी कन्वर्ट होता है जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन में क्या होता है कि कोई भी टेम्परेचर उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तब पानी इवेपोरेट करना चालू कर देगा। किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। कब होगा? सिर्फ सरफेस पर होगा लिक्विड के, एक स्लो प्रोसेस है और ये ठंडक पहुंचाएगा। क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर ये इंक्रीज कर देता है, कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर आपको महसूस होता है। लेकिन इवेपोरेशन पे कुछ फैक्टर्स यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। एक ये क्वेश्चन भी जो आपके पेपर में आ सकता है और ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। कुल 4 इफेक्ट हैं हमारे पास जो कि यहाँ पर आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन को
इफेक्ट कर सकता है। वो चार क्या है? चार है हमारे पास। सबसे पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा हमारे पास हवा का यानी कि विंड स्पीड हमारे पास। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सरफेस एरिया की बात करेंगे, फिर उसके बाद टेम्परेचर पर जाएंगे, फिर आगे थर्ड एंड फोर्थ। सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया, अगर आप यहाँ पर सरफेस एरिया कहेंगे तो सरफेस एरिया इज द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द लिक्विड दैट इज इन कांटेक्ट विद एयर। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस बनाऊं आपके लिए, ये वाटर है, ये वाला जो एरिया है ना, ये जहाँ मैंने एरो बनाया है, ये इसका सरफेस है हमारे लिक्विड का, हमारे लिक्विड का सरफेस है यहाँ पर। तो ये सरफेस है किसके साथ कांटेक्ट में है? हवा के साथ, यानी कि एयर के साथ कांटेक्ट में है, इसे हमारा सरफेस बोलेंगे। और कितने एरिया के अंदर ये फैला हुआ है वो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा इवेपोरेशन, पानी ज्यादा जाएगा ऊपर, गैसियस स्टेट में ज्यादा कन्वर्ट होगा जब यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? कि ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो इसका मतलब ज्यादा पार्टिकल को चांस मिलेगा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने का। अगर किसी भी एग्जाम के अंदर, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ज्यादा सीटें होंगी तो कैंडिडेट और कंपटीशन भी ज्यादा होगा, है ना भाई? तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल्स का मतलब क्या है? कि उनके पास ज्यादा चांस है कि वो एस्केप कर जाएं अपनी लिक्विड स्टेट से और एयर के अंदर चले जाएं, यानी कि गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो वेट क्लोथ्स हैं, अगर आप उन्हें फैला के लगाते हैं तो वो ज्यादा जल्दी सूखते हैं, बशर्ते आप उन्हें यहाँ पर बिल्कुल मचोड़ मचोड़ के यहाँ पर मैंने कपड़े सूखने लगा दिए हैं, तो वो जल्दी सूखेंगे? बिल्कुल नहीं सूखेंगे। पानी अगर प्लेट में रखते हैं तो वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट करता है, बशर्ते जब आप पानी रखेंगे ग्लास के अंदर। इसका मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। ये चीजें मैंने आप लोगों के लिए भी लिख रखी हैं आगे, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि कितनी हीट एनर्जी आप अपने पार्टिकल्स को दे रहे हो। जितनी ज्यादा हीट एनर्जी आप पार्टिकल्स को दोगे उतनी ही ज्यादा जल्दी वो पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाएंगे। यानी कि जितना ज्यादा छूट दी जाती है उतना ही ज्यादा तुम हवा में उड़ते हो। सेम चीज तुम्हारे पार्टिकल्स के साथ है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन यहाँ पर होगी। पार्टिकल्स क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा एनर्जी गेन करते हैं और बहुत ही आसानी से आपकी लिक्विड की सरफेस से निकल जाते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर जाते हैं। जब एक बहुत ही गर्मी वाला दिन है जहां पर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच में है, तो तब कपड़े ज्यादा जल्दी सूखेंगे, है ना भाई? क्या होगा? कि वाटर इवेपोरेट्स क्विकली जब उसको हीट जाता है। पानी उतना जल्दी से इवेपोरेट करेगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा जब उसे आप हीट सप्लाई करेंगे। तीसरा इफेक्ट हमारे पास क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है? कितना वाटर वेपर, यानी कि कितना वाटर वेपर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हमारे पास हवा के अंदर प्रेजेंट है। तो जितने कम मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, देखो सबसे पहले हम कम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। जितने कम हवा के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा, और जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। इसका मतलब समझ गए? कैसे? कि अगर आपकी जो हवा है उसके अंदर ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी कंपनी है, अगर उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे तो वो कम एम्प्लॉयज को अपने पास लेगी ना, वो ज्यादा एम्प्लॉयज को थोड़ी ले पाएगी। लेकिन जिस कंपनी के पास कम एम्प्लॉयज होंगे तो वो ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करेगी। तो वाइस वर्सा खेल चलता रहेगा। कि अगर आपकी एयर के पास ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे वाटर वेपर है तो वो और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती इतनी आसानी से। लेकिन उसके पास अगर कम हो, यानी कि लो ह्यूमिडिटी होगी, तो वो फास्ट इवेपोरेशन करेगी। एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स को बहुत एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। क्लोथ जो हम बात करते हैं वो धीरे धीरे ड्राई करेंगे। कब? जब आपका मौसम यहाँ पर बारिश वाला होता है, यानी कि रेनी सीजन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही धीरे धीरे सूखते हैं। तो क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन दी ड्राई वेदर। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा विंड स्पीड, यानी कि हवा का रुख क्या डिसाइड करता है?
हमने देखा कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करी, पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करी, उनकी मूवमेंट तेज हो गई, मूवमेंट तेज हुई तो वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बन गए। यहाँ पर मैम विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड क्या है कि ऐसा रेट जब आपकी हवा जो है वो मूव करती है, ज़्यादा हवा मूव करेगी, मैंने क्या बताया था, ज़्यादा मूवमेंट होगा तो पार्टिकल बहुत ही ईज़िली अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना भई? तो यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा स्पीड है विंड की तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इसका मतलब कि जो मूविंग एयर है वो पानी को, वाटर वेपर को सरफेस से बहुत ही ईज़िली यहाँ पर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। कि जब हवा चल रही होती है, देखो धूप की बात तो हमने कर ली, लेकिन जब हवा चल रही है, यानी कि चलो क्लोथ की छोड़ो, बालों की ले लो। बालों को अगर बाल गीले हैं, अभी नहा कर आए हो, तो ड्रायर मारते हो अगर, तो ड्रायर मारने के बाद बाल सूख जाते हैं ना, तो वही सेम चीज़ इधर भी है कि विंडी डे पर आपके जो क्लोथ्स हैं ड्राई फास्टर, बाल भी जल्दी सूख जाते हैं। क्या होता है, फैन क्या करता है, हेल्प करता है वेट फ्लोर्स को क्विकली ड्राई करने में। काम वाली आंटी आती है और पोछा लगाकर जाती है तो पंखा चलाकर जाती है कि नहीं जाती है? इसीलिए चलाकर जाती है कि जो वो गीला फर्श होता है वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है, अगर यहाँ पर आपके पास गीली, हाँ, अगर यहाँ पर वो गीला फर्श है तो वो हवा की वजह से जल्दी सूख जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब यही सेम चीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दी है कि इवेपोरेशन बढ़ेगा जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और इवेपोरेशन बढ़ेगा जब विंड की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इवेपोरेशन घट जाएगा जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो इन चारों फैक्टर्स में से तीन फैक्टर्स तो बड़े आसान है, लेकिन जो ये चौथा फैक्टर है ना, ये जनरली सब भूल जाते हैं। इसीलिए ह्यूमिडिटी का ध्यान आपको जरूर रखना है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, इसका मतलब उतना ज्यादा वाटर वेपर। अब ज्यादा वाटर वेपर है तो हवा यहाँ पर और वाटर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही कम इवेपोरेशन, जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा इवेपोरेशन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो ये चैप्टर है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया। इसके बहुत से बेहतरीन क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जुड़े रहें, बने रहें आपके अपने परिवार एडु यात्रा पर। अगला चैप्टर जो आपका रहने वाला है, वो रहने वाला है कि मैटर जो हमारे इर्द-गिर्द है, तो हर चीज़ जो हमारे इर्द-गिर्द है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो प्योर है या नहीं है? उसे हम मैटर तो कहते हैं, लेकिन क्या वो प्योर है या नहीं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देके जाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस मुझे पता ज़रूर चलनी चाहिए कि तुमने ये चैप्टर पूरी तरह देखा है या नहीं देखा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना कि आपको हमारा ये वन शॉट कैसा लगा, और भी बेहतरीन वन शॉट आपके स्कूल से पहले हम यहाँ पर लाने वाले हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।